नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 के पाठ 3 जल संसाधन में आपका स्वागत है। यह कक्षा पीआरटी, टीजीटी और 6 से 8 भूगोल वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि टीजीटी में 40 में से 35 प्रश्न जो है टीआरई 2 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था वो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी से आए थे। तो ये जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को आपको कल करवा दिया जाएगा मॉर्निंग में। और साथ में आपको ध्यान रखना कि टीजीटी में पूछा गया था तो पीआरटी में पूछा जा सकता है और 6 से 8 भूगोल वर्ग में पूछा जा सकता है। और बाकी टीजीटी में भी ये रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपने अपनी बीपीएससी तैयारी परीक्षा में देखा था और ये यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया था। बाकी कई सारे प्रश्न और भी देखेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं। आपने जो है बीपीएससी तैयारी का एग्ज़ाम अगर इससे पहले दिया होगा तो आपने इस प्रश्न से ज़रूर गए होंगे कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षागल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। तो सबको लगा था कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा पहले का है। तो ये ऐसे प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार एनसीईआरटी का मैं आपको महत्व बता रहा हूँ। और बाकी जब भूगोल के प्रश्न हम कल देखेंगे तो आप उसमें जो है आप अपना आकलन भी चेक करिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो आप अपना आकलन भी चेक करिएगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम आगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो जल है, पूरे पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है उसका 96.5% भाग समुद्र घेरे हुए है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे 2.5% जो जल है जो स्वच्छ जल के रूप में है, उसका भी अगर हम बात करें तो 70% हिमनद और बर्फ़ की चादरों में ये इकट्ठा है और इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बाकी इसके अलावा जो बचा 30%, तो इसको हम जो है भूमिगत भौम जल के रूप में हम ये जो है पूरे विश्व में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एक्चुअल में जल का इस्तेमाल करने का जो संसाधन है वो बहुत कम है। और फिर यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन यहाँ पे दिया गया है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन कब आया था। तो 2019 में ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जल जीवन मिशन JJM कब लाया गया था, तो 2019 में। और ये किस लिए था, तो ये जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता इसने दिया था। और फिर इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति, यह ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति 55 लीटर, तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सक्षम बनाना है। तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी जो है इसमें प्रोवाइड कराना है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। फिर आइए देखते हैं हम कुछ यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में बताया गया है जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया और यहाँ से कई सारे एग्जाम्स में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज के नज़दीक श्रृंगवेरा नाम का एक जगह है और वहाँ पे गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ईसा से 1 शताब्दी पहले। फिर दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। और सबसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा भोपाल झील के बारे में, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील और यह 11वीं शताब्दी में बनाई गई है। तो ये सब प्रश्न पूछे गए परीक्षा में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप जो है पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। तो आप दिल्ली का हौज खास जानते हैं कई लोग। और तो ये क्या था, तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, जो कि एक विशिष्ट तालाब था, उसको बनवाया था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि भाखड़ा नांगल परियोजना, प्रश्न पूछा गया कई बार कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन पर बना है या किस नदी पर, तो सतलुज ब्यास बेसिन पर या सतलुज ब्यास नदी पर या सतलुज ब्यास बेसिन पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना बना हुआ। और ये किस लिए है, तो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आता है। तो ध्यान रखना आपको। फिर अगला है यहाँ पे महानदी बेसिन, ध्यान रखना है। हीराकुड परियोजना जो है, हीराकुड बांध जो है किस पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। और ये जो है बाढ़ नियंत्रण का और जल संरक्षण का इसमें काम एक साथ में किया गया है। और फिर यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। तो यह प्रश्न पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि आधुनिक भारत के मंदिर जो है, बांधों को, डैम्स को जो है किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। आपको एक फैक्ट याद रखना है जो दिया गया है कि 22%
और चूंकि जो नई वाली एनसीईआरटी इसमें काफ़ी कुछ कट भी कर दिया गया, तो इसको मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी से जिसमें पूरा सिलेबस दिया है उससे मैच करके आपको बता रहा हूँ। तो 22% जो है कुल ऊर्जा उत्पादन का जल विद्युत ऊर्जा से भारत में आता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया, तो 22% आप याद रखिएगा कि जो कुल ऊर्जा उत्पादन है भारत में, तो 22% जल विद्युत ऊर्जा से आता है। और सबसे ज़्यादा किससे आता है? तो तापीय ऊर्जा से। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत में काफ़ी सारे हैं, तो उनसे सबसे ज़्यादा आता है, जहाँ पे कोयले से बिजली पैदा की जाती है। और फिर यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो दामोदर नदी के बारे में बताया गया है कि दामोदर नदी को जो है शोक की नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को जो है शोक की नदी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दामोदर नदी को शोक की नदी किस क्षेत्र के लिए कहा जाता था पहले के समय में। और फिर जो है परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप नोट कर लीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में। और 1985 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेधा पाटकर, नाम याद रखिएगा, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, दो नाम याद रखिएगा, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। ज़्यादातर मेधा पाटके दिया रहता है, तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे जो है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व को लीड किया था, और 1985 में शुरू हुआ था। और ये किस लिए था? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, उसी के बनाया जा रहा था, उसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है टिहरी बांध आंदोलन। तो टिहरी बांध आंदोलन ये जो है, इसको भी जो है अगर हम बात करें तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम पहले भी देख चुके हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के नेता थे, नेतृत्व इन्होंने किया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है, ध्यान रखिएगा, 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था, 2004 तक चला था ये आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन के कारण, यानी टिहरी जो बांध बनाया गया था उसके विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1980 के दशक से 2004 तक। और आपको ध्यान रखना कि टिहरी बांध जो है किस नदी पे बना है? तो टिहरी जो है, ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे बना है, तो ध्यान रखिएगा। और भागीरथी नदी के बारे में आप जानते हैं। और साथ में जो है अगर बात करें, सबसे जो है ऊंचा डैम है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो है। इतने की बात करते हैं, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और इसकी जो कह सकते हैं ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। तो 260.5 मीटर ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में यहाँ एक फैक्ट दिया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? तो ये नर्मदा नदी पे बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है इससे फ़ायदा लेते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पे बनाया गया, ये पूछा गया था। या भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 राज्य, ये पूछा गया था कि जो सरदार सरोवर बांध से जो कौन से राज्य जो है लाभान्वित होते हैं? तो ऑप्शन था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध से फ़ायदा लेते हैं। और फिर सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मौसूली भागों को भी जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। और फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है कि कृष्णा गोदावरी विवाद। तो कृष्णा गोदावरी विवाद जो है, ये शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? जब कोयना नदी है, और कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। क्योंकि जो कृष्णा गोदावरी नदी है, तो ये फाइनली फिर होके कहाँ जाती? तो ये जो है मतलब इसको निकलना था फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी कर्नाटक से होकर निकलती और ये आंध्र प्रदेश गोदावरी से होकर निकलती। लेकिन जब यहाँ पे जल विद्युत परियोजना बन जाएगी तो काफ़ी सारा जो है परिवर्तन हो जाएगा नदी के रास्तों में और साथ में जल स्तर में भी। तो इस वजह से जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आपत्ति जताई थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि कृष्णा गोदावरी विवाद में कौन कौन शामिल थे? तो कृष्णा गोदावरी विवाद में महाराष्ट्र सरकार शामिल था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 3 नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है सलाल प्रोजेक्ट। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सलाल प्रोजेक्ट जो है यह किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर, आप याद रखिएगा, चेनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैथन, पंचेत और तिलैया, 3 नाम याद रखिएगा, तिलैया, मैथन और पंचेत, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दामोदर नदी
वाले क्षेत्र में जो है ये 3 बांध स्थित है। तो और फिर अगर हम बात करें तो जो है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर किस पे स्थित है, तो कृष्णा नदी पे स्थित है। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, कृष्णा अर्जुन के साथ में थे, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। और मेट्टूर बांध, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और फिर बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए वर्षा जल संग्रहण, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे बात करें जाए तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, ये ध्यान रखिएगा पूछा गया है, पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, कुल पश्चिमी हिमालय में बोला जाता है, तो गुल या कुल, ये ध्यान रखिएगा, गुल या कुल। पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं जो है नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि कुल और गुल क्या है, तो ये वाहिकाएं हैं और इनको जो है नदी की धारा का रास्ता बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। और फिर बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका, तो ध्यान रखिएगा छत वर्षा जल संग्रहण कहाँ पे, तो राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए। और फिर पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आप बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से, यहाँ पे आते हैं और है कि राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में, तो राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्षा जल को संरक्षण करने का जो उपाय है राजस्थान में, तो ये खादीन के नाम से जाना जाता है जैसलमेर में, और जोहड़ के नाम से जाना जाता है अन्य क्षेत्रों में, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप जो है ऊपर हमने दामोदर नदी परियोजना के बारे में देखा था, तो आप यहाँ से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन जो है ये 1948 में स्थापित किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर जो है बांध बनाए गए थे। जैसे तिलैया बांध हमने देखा था, तो तिलैया, मैथन, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पंचेत हिल, ये सब बांध बनाए गए थे दामोदर घाटी कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ये 1948 में आया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। और एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था आपसे, एनसीईआरटी से ही था, कि जो है कहाँ पे जो है वर्षा जल को कहाँ पे जो है पलार पानी बोला जाता है, तो वर्षा जल को कहाँ पलार पानी बोला जाता है, तो पलार पानी बोला जाता है राजस्थान में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको दिया भी गया है, अगर बात करें तो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, जो टंकी होती है, और यह इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पलार पानी, जैसा किसी क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। तो वर्षा जल या पलार पानी राजस्थान, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो टंकी बनाई गई थी, तो टंकी के बारे में यहाँ पे टांका का इस्तेमाल किया गया है पानी इकट्ठा करने के लिए, तो कोई उसमें कुछ खास नहीं है। और फिर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से ध्यान दीजिए, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। तो छत वर्षा जल संग्रहण कहाँ प्रचलित है, राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलांग में। यह किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। और शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक तथ्य दिया गया कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर रखी है, और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था की गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर फेमस है, तो मेघालय में, ध्यान रखिएगा। और आपने जो है यूट्यूब वगैरह पे देखा भी होगा, तो मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप के द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता तथा उसे सैकड़ों मीटर की ऊंचाई दूरी तक ले जाया जाता था। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छिड़काव किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इतना ध्यान रखना आपको, मेघालय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बस, और इसके अलावा और कोई विकल्प वहाँ नहीं आएगा। और यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रक्रिया को। और फिर जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु, इसको भी रिपीट कर दे रहे हैं। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आपके जो है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ खास प्रश्न नहीं दिए गए हैं, तो इसको जो है महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। बाकी जिन चैप्टर्स में महत्वपूर्ण हमने करा दिया है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। और हम
जो है सवेरे कल आपको जो है आपको ये हम प्रोवाइड करा देंगे। जो भूगोल के प्रश्न टीजीटी में क्लास 10th एनसीईआरटी से आए थे 40 प्रश्न की सीरीज जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ में जिन साथियों ने 10th एनसीईआरटी भूगोल कंप्लीट कर लिया होगा वो, और जिन्होंने नहीं भी कंप्लीट किया वो ज़रूर देखें, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।